इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट AWS का गो थ्रू लेने वाले हैं कि AWS एक्चुअली में है क्या, कितना AWS आपको आना चाहिए, या अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो या एक बैकएंड डेवलपर हो या इवन अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या आपको AWS आना चाहिए और कितना आना चाहिए, किस तरह से आप AWS को सीख सकते हो, क्या क्या एडवांटेजेस है AWS के। तो इस वीडियो को देख के आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि आपको AWS सीखना भी चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए, एंड AWS में किस किस तरह की सर्विसेज हैं। टोटल सर्विसेज हम लोग तो नहीं देख सकते क्योंकि 200 प्लस सर्विसेज है AWS में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज है वो मैं बता दूंगा, एंड आने वाले वीडियोज़ में एक एक सर्विसेज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग AWS से कि AWS है क्या, एंड कंप्लीट आपको AWS का गो थ्रू मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं AWS है क्या। बेसिकली AWS हम लोगों को एक क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर आपने देखा होगा किसी भी कंपनीज़ में या ओल्ड अगर पुराने ज़माने की आप बात करो या अभी भी बहुत जगह में किस तरह से काम होता है, कंपनीज़ को जितनी भी कंपनीज़ होती है उनको डेटाबेस या फिर होस्टिंग के लिए ये बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनीज़ में, उनको उसके लिए कंप्यूटर प्रिपेयर करना पड़ता है, पूरा का पूरा फिजिकल कंप्यूटर जिसमें वो अपना डेटा रख पाए, ठीक है, डेटा सारा का सारा स्टोर कर पाए, अपना साइट वगैरह होस्ट कर पाए, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या हर कोई यहाँ पे अपना एक पर्सनल कंप्यूटर एज अ सर्वर ट्रीट कर सकता है क्या? आपका आंसर होगा नहीं। अगर मेरा एक स्टार्टअप है या मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ तो क्या मैं एक कंप्यूटर बनाने बैठूंगा पूरा का पूरा जिसमें कि मैं हमेशा कंप्यूटर को ऑन रखूँ एंड उसमें मैं सर्वर प्रोग्राम करूँ पूरा का पूरा ताकि वो ऑन रहे एंड काम कर पाए? तो ऐसा तो आप ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन AWS प्रोवाइड करता है कि आप क्लाउड पे आ जाओ, अपना सारा का सारा डेटा क्लाउड पे रख सकते हो, एंड बहुत सारी सर्विसेज के थ्रू आप उस क्लाउड से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, एंड डिफरेंट तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव नहीं कर सकते। आप स्टोर भी कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो, आप रियल टाइम काम भी कर सकते हो, इवन IoT अगर AI की बात करो तो वो काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। AI से रिलेटेड थिंग जितना भी क्लाउड का काम है ना, अगर मैं बोलूँ कि आपको क्लाउड पे काम करना है या इंटरनेट से रिलेटेड काम करना है, आपको AWS आना ही चाहिए एक डेवलपर को बेसिकली, ऑब्वियसली। तो अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो या कहीं भी आप काम कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने एक वेबसाइट बनाया होगा, आपको वेबसाइट अगर होस्ट करना है तो ऑब्वियसली आप कोई सर्विस ढूंढोगे जिस पे आप होस्ट कर पाओ। अभी तक आप नेटलीफाई पे होस्ट कर रहे होगे, वर्सल पे होस्ट कर रहे होगे, बट ये सारी की सारी चीज़ें आपको AWS प्रोवाइड कराता है। अब आप बोलोगे हम AWS को क्यों यूज़ करें, हम तो नेटलीफाई भी यूज़ कर सकते हैं, हम तो वर्सल भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर इमेजेस वगैरह स्टोर करना है हम क्लाउडिनरी भी यूज़ कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा। तो AWS ही क्यों? तो AWS को यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न है, और सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी कि क्यों यूज़ करना है एंड क्यों बहुत ही इफेक्टिव है। तो कुल मिला के आपको पता चल गया कि इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग AWS का यूज़ करते हैं, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और चीज़ों का आइडिया होता जाएगा कि हाँ AWS काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में ये यूज़ होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सारे ही यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर रहा है इसे, तो डेफिनेटली आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ही है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे ये, ठीक है। तो AWS का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सको, अपना सारा का सारा डेटा आप क्लाउड पे रख के अपना काम कर सको और कहीं से भी एक्सेस कर सको। तो ये ऑफर करता है बेसिकली वैरायटी ऑफ सर्विसेज। इट हेल्प्स बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स होस्ट एप्लीकेशन। चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, आप सीख ही क्यों ना रहे हो, या फिर कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, सबका ये डेटा होस्ट कर सकता है, एंड सबके लिए अलग अलग फीचर्स यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो डेटा स्टोर करना हो या फिर मैनेज करना हो IT रिसोर्सेज को, या एप्लीकेशन होस्ट करना हो, क्लाउड से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो, आप AWS के पास आओगे ही आओगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ कस्टमर है इसके, इंक्लूडिंग फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स। अगर आप कोई भी स्टार्टअप देख लो, या अगर आप खुद का भी स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप AWS को ही यूज़ करोगे अगर आपको क्लाउड के बेसिस पे काम करना है तो। लार्जेस्ट इंटरप्राइजेस भी इसे यूज़ करती है, एंड लीडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, सब तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसे यूज़ करती है। इवन अगर आप अभी के डेटा के अकॉर्डिंग देखो तो मुझे रिसेंट का तो नहीं पता है, लेकिन कुछ टाइम पहले 22-23 तक 90% ऑफ कंपनीज AWS यूज़ कर रही थी। इसमें फ्लिपकार्ट भी था, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन हो गया आपका, फिर उसके बाद आप नेटफ्लिक्स ले लो। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी भी आपको बड़ी बड़ी कंपनीज दिख रही है वो सारे के सारे AWS यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ना कर रहे हो, एज्योर यूज़ कर रहे हो, या अभी रिसेंट में वो भी चल रहा है काफ़ी ट्रेंडिंग में, बट अभी तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है ये। मिलियंस ऑफ यूज़र है इसके, मिलियंस ऑफ कस्टमर है, और ऐसी नहीं कि छोटी मोटी कंपनी एक सिंगल लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसे यूज़ कर रही है। अब AWS इतना मैजिकल है क्यों?
तो AWS के मैजिकल होने का बेसिकली यहाँ 3 रीज़न है। सबसे पहला तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। इवन ये पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है, बेसिकली वर्क करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन का काम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगा, कोई कॉस्ट पे करने की उसे नीड भी नहीं, अगर वो सीख रहा है, एक डेवलपर है तो ठीक है, बेसिकली अगर एक स्टूडेंट है सीख रहा है तो। एंड अगर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है तो भी उसे बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट पड़ता है एंड स्केलेबल भी है ये। आप अगर एक छोटी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली स्टार्टअप है आपका, आप छोटे से ग्रो करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप छोटे छोटे रिसोर्सेज लेके अपना काम करो एंड जैसे ही आपका कंपनी ग्रो करता जाता है, आपके मिलियंस ऑफ यूज़र हो जाते हैं, आप इसमें स्केल कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, AWS पूरा का पूरा आपका हैंडल करने के लिए एबल है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, डिफरेंट वेब सर्विसेज यहाँ पे बन रखी है एंड साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट आता है सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ ही आप काम कर सकते हो, आप पाइथन के साथ भी काम कर सकते हो, C# के साथ भी काम कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड सारी की सारी सर्विसेज आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हो, काम कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं पे एज यू गो मॉडल क्या है, और यही रीज़न है सबसे, अगर मेन पॉइंट की इसकी बात करें तो पे एज यू गो मॉडल यही सबसे बड़ा यहाँ पे इसका रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये क्या कहता है कि आप जैसे जैसे रिसोर्सेज को यूज़ करोगे आपको वैसे वैसे ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आपको एक ऐसी, मतलब इसने 3 सर्विस फिक्स कर दी है, एक आपको 20 GB स्टोरेज दे रहा है, एक आपको 1 TB स्टोरेज दे रहा है, एक आपको 1000 TB स्टोरेज दे रहा है, आपको इसी में से कुछ लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे पे करना पड़ेगा आपको। बहुत ही सिंपल सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपको यहाँ से काफ़ी दूर ट्रैवल करना है तो बेसिकली आप एरोप्लेन से करोगे, ये ठीक है, या चलो ट्रेन से ही करोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन है तो आप ट्रेन ही खरीद लो। ठीक है, आप अपना ट्रेन रखो एंड ट्रेन की देखभाल करो, साफ़ सफाई करो, जो भी आपको यहाँ पे करना है, अलग अलग इसके पीछे आप एम्प्लॉय रखो, पूरा आप मेंटेनेंस इसका करो प्रॉपर्ली एंड जब भी आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली आपको चलाना तो आता नहीं है, आपको ड्राइवर रखना पड़ेगा या खुद चलाना सीखना पड़ेगा। एक ऑप्शन और क्या है, एक ऑप्शन आपके पास है कि ट्रेन को आप रेंट पे ले लो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली रेंट पे ही आप लेके जाते हो, कहीं आपको जाना है, आप टिकट खरीदते हो, उस पर बैठ जाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कैसे मैनेज हो रहा है, क्या वहाँ ट्रैक क्या क्या काम कर रहा है, कुछ टेंशन नहीं है। आप वहाँ गए, एक टिकट लिया आपने, रेंट पे बेसिकली ले लिया, आपको जहाँ जाना है वहाँ तक का, एंड डेफिनेटली डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, उस हिसाब से आपको इसमें चार्जेस भी लगते हैं। तो सिमिलर तरीके से AWS आपके लिए क्लाउड का सारा काम कर देता है, आपका जो भी डेटा है होस्ट करना है, जो भी चीज़ें करनी है आपको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप रिसोर्स यूज़ करोगे, आपके अगर एक यूज़र है, मान लो आपके 100 यूज़र है, एक यूज़र तो क्या ही 100 यूज़र है आपके, मान लो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको जैसे साइड करते हैं। आपके अगर स्टार्टिंग में आपने मान लो एक ग्रॉसरी का एक स्टोर आपने खोला है, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन आना चाहोगे, अगर आपका एक बड़ा विज़न है तो आप ऑनलाइन आना चाहोगे, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है नहीं, तो आप ऑनलाइन आना चाहोगे। आपने बनाया एक वेबसाइट, अब आपने वेबसाइट बनाया तो क्या आप उस वेबसाइट में क्लाउड बेसिस पे आपको काम डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, आपको सारा डेटाबेस का काम करना ही पड़ेगा, आपको होस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप करोगे, तो क्या आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले लोगे क्या? ऐसा तो नहीं करोगे आप लोग। आप क्या चाहोगे कि जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊँ वैसे वैसे कॉस्ट लगे। आपके पास स्टार्टिंग में तो बहुत लाखों रुपए है नहीं, आप स्टार्टिंग में तो कुछ 100 रुपये 50 रुपये इस तरीके से काम करना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपये लगे आपको डेटाबेस स्टोर करने में, है ना। एंड वेबसाइट बनाने में ऑब्वियसली अगर आप डेवलपर हो तो खुद बना लोगे, नहीं तो आपको उसके लिए तो कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली, और तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूज़र होंगे, 100 यूज़र्स होंगे, या बढ़ के चलो अगर आप एक शहर से 2 शहर तक आप पूरा का पूरा ग्रॉसरी स्टोर अगर आपने फैलाया हुआ है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यूज़र होंगे जो डेली बेसिस पे आपका साइट विजिट कर रहे होंगे। एंड रैंडमली तो अब मिलियन यूज़र नहीं आ जाएंगे एक बार आपने साइट बनाया तो 100 यूज़र के अकॉर्डिंग आप डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे ना, रिप्रेजेंट तो नहीं कह सकते यहाँ पे, बेसिकली जो भी आप साइट होस्ट करोगे अपना, तो 100 यूज़र्स के अकॉर्डिंग करोगे। आपको क्या ज़रूरत है कि आप 16 GB रैम एक बारी में ही ले लो। आप जो भी कंप्यूटर बनाओगे, जो सर्वर बनाओगे, वर्चुअल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, क्लाउड पे आप बनाते हो, आप अपना कंप्यूटर तो ऑब्वियसली नहीं बनाओगे, आप एक अपना सर्वर तो क्रिएट करना पसंद नहीं करोगे, आपको लाखों का खर्चा हो जाएगा, तो आप रेंट पे ही लेना पसंद करोगे डेटा। ठीक है, डेटा नहीं, बेसिकली आप क्लाउड एक रेंट पे ही लेना पसंद करोगे जिस पे आप होस्ट करोगे। तो आपको क्या ज़रूरत है 16 GB रैम लेने की? आप स्टार्टिंग में 4 GB रैम से आपका काम चल जाएगा, 4 GB रैम है। आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है, TB में स्टोरेज लेने की क्या ज़रूरत है, जब आपका काम स्टार्टिंग में GB में ही चल जाएगा तो आप GB में स्टोरेज ले लोगे। तो कुछ इस
जिस तरीके से यहाँ पे हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उस तरीके से हम लोग एक्सपेंड भी करते जाते हैं, स्केल करते जाते हैं। बहुत आसान होता है इसको स्केल करना, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें है, एक बारी में तो डिस्कस करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, एक एक सर्विस जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। आपके 100 यूज़र्स हैं तो भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। या अगर आपके 1000 यूज़र्स हो गए तो आप थोड़ा सा स्केल करोगे इसे एंड आपका काम हो जाएगा। फिर आपके अगर 1 लाख यूज़र हो गए, 1 2 3 4 5 ही ज़ीरो होते हैं ना, 1 लाख यूज़र हो गए तो भी आप थोड़ा बहुत स्केल करोगे एंड जैसे जैसे स्केल करते जा रहे हो कॉस्ट आपका जाता जाएगा, ठीक है। एंड स्केल हो रहे हो दैट मीन्स तो ऑब्वियसली आपका कंपनी भी अच्छा चल रहा है ना, आपका जो भी स्टोर है उसमें भी ग्रोथ है। तो आपके 1 लाख यूज़र हो गए, आपने थोड़ा सा स्केल किया, आपका जो भी है होस्टिंग का खर्च थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, ठीक है। आप चाहोगे कि आपका साइट कभी भी क्रैश ना हो, है ना, बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही फास्ट एक्सेस मिले, वो सारी चीज़ें AWS मैनेज करता है, आपको कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कम कॉस्ट में। फिर उसके बाद आपके 1 करोड़ यूज़र हो गए या मिलियंस ऑफ यूज़र हो गए, 100 मिलियन, तो भी आपका यहाँ पे कुछ फटेगा नहीं, प्रॉपर काम करेगा। आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा अपना सर्विस, बस स्केल करना पड़ेगा और बस इतनी सी बात है, आपका प्रॉपर ये काम कर रहा होगा। तो AWS कुछ इस तरीके से ही काम करता है। सबसे मेन यहाँ पे AWS का खासियत क्या है, पे एज यू गो मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसका यही है, ठीक है। और डेटा सेक्टर्स इसके बहुत ज़्यादा, डेटा सेंटर्स अगर मैं बताऊँ तो डेटा सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे एक्चुअली फिजिकली डेटा स्टोर हो रहा होता है। लाइक अगर AWS की मैं बात करूं तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं इसके एंड बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं काफ़ी। फिर जितने भी कंट्रीज़ हैं लगभग, ये काफ़ी कंट्रीज़ को फॉलो कर रहा है, हर जगह इसके डेटा सेंटर्स हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया रीजन का डेटा सेंटर सेलेक्ट करके आप काफ़ी फास्ट रिट्रीव वहाँ से कर सकते हो। आप चाहते हो कि बैकअप लेना एक डेटा सेंटर में, ऐसे आप, या एक डेटा सेंटर कहूँ या फिर रीजन कहूँ मैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में आप रेप्लिकेट वगैरह करना चाहते हो डेटा, या आप चाहते हो लोकल डेटा मेरा पड़ा हुआ है मैं बैकअप रखूँ एक जगह या 4 जगह मैं बैकअप रख लूँ, होता है ना, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक जगह नहीं रखना आप चाहोगे, आप 2 जगह चाहोगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक वगैरह कुछ हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है एंड 24 आवर सपोर्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया है AWS में, कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब सवाल आता है कि यहाँ पे अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो मुझे कितनी चीज़ें आनी चाहिए, या फिर मैं अगर एक बैकएंड डेवलपर हूँ तो मुझे कितनी चीज़ें आनी चाहिए, या अगर मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ तो मुझे कितनी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप देखो फुल स्टैक डेवलपर नहीं हो, सिर्फ आपका बेसिकली डेवऑप्स में ही आप जाना चाहते हो, पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में ही जाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आनी चाहिए, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज आनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कंप्यूट से रिलेटेड काम करना आना चाहिए, स्टोरेज से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड। स्टोरेज डेटाबेस में क्या अंतर है देखते हैं, अभी देखते हैं। फिर नेटवर्क एंड कनेक्ट, कंटेंट डिलीवरी, एनालिटिक्स, ML, मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी, कंटेनर्स, ठीक है, मॉनिटरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें एक डेवऑप्स इंजीनियर को आनी चाहिए। अगर मैं फ्रंट एंड इंजीनियर को की बात करूं तो फ्रंट एंड इंजीनियर को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप स्टोरेज से रिलेटेड काम करना चाहते हो, स्टोरेज से रिलेटेड, जो कि ऑब्वियसली आप सोचोगे कि बैकएंड से काम होगा, फ्रंट एंड से कोई क्यों ही करेगा, लेकिन मैंने S3 का वीडियो प्रॉपर बना रखा है, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। एंड ऑब्वियसली AWS सीरीज स्टार्ट हो चुका है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एटलीस्ट जितनी सर्विसेज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन सब का आइडिया आपको पहले से हो एंड क्यों यूज़ कर रहे हो आपको ये तो पता हो, एटलीस्ट आपको क्या फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या कह रहा था, मैं भूल गया। बेसिकली मैं क्या ये रहा था कि फ्रंट एंड इंजीनियर जो भी होंगे तो उनको बेसिकली स्टोरेज से रिलेटेड तो काम करना पड़ ही जाएगा, ठीक है। तो S3 सर्विस बेसिकली सीख सकते हैं अगर वो बिगनर है, कोई एक बिगनर है, चाहे वो डेवऑप्स का हो, फुल स्टैक हो, या बैकएंड इंजीनियर हो, या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर हो, अगर वो AWS सीखना चाहता है और बिगनर है तो मैं रिकमेंड करूंगा वो S3 से स्टार्ट कर सकता है। एंड S3 पे मैंने पूरा का पूरा 3 घंटे का वीडियो पोस्ट कर भी दिया, 2 पार्ट में है। एक पार्ट में पूरा का पूरा S3 हम लोग सीख रहे हैं, एक पार्ट में हम लोग कोड बेसिस पे Node.js से सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कोड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो S3 आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो, फिर EC2 आप पकड़ सकते हो, एंड साथ ही साथ IAM का आइडिया आप ले सकते हो। IAM तो बेसिकली सीखना ज़रूरी है ही। तो S3, IAM, EC2 एंड आप अगर हो तो RDS भी यहाँ पे सीख सकते हो। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। अगर कोई बिगनर है तो इन चारों से स्टार्ट कर सकता है, और सबसे पहले वो IAM से चाहता है तो स्टार्ट कर सकता है, बट मैं कहूँगा कि S3 से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैक्सिमम बिगनर्स ज़्यादातर यही चाहते हैं कि डेटा स्टोर करने का झंझट हमारा थोड़ा कम हो जाए, हल्का हो जाए, हम फाइल्स वगैरह के साथ काम कर पाए, PDF वगैरह के साथ काम कर पाए, जितने भी फाइल्स फॉर्मेट हमारा, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, JPEG, MP4 या फिर code.js, जितने भी फाइल फॉर्मेट हैं
हैं सारे के सारा साथ हम लोग काम कर पाए, वो स्टोर करा पाए। तो स्टोर कराने का काम आपका S3 प्रॉपर हैंडल कर लेता है। तो S3 अगर आप सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपको AWS में मजा भी आने लगे, आपको लगेगा कि हाँ AWS बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, काम का है, मुझे आगे की सारी सर्विसेज इसकी सीखनी चाहिए। सारी तो नहीं बोलूँगा, 200+ सर्विसेज है, सारी आप सीख के क्या करोगे, और हर साल यहाँ पे सर्विसेज ऐड होती रहती है, तो सारी तो आपको नहीं सीखनी है। जितने काम पड़ते जाता है आपको वो आपको सीखते जाना है। जो लेटेस्ट सर्विस आती है उसका आपको थोड़ा सा आइडिया लेते जाना है कि क्या मैं अभी जो सर्विस यूज़ कर रहा हूँ उससे क्या कोई बेटर सर्विस भी आ गया है क्या, तो ये आपको देखते चलना है। तो एज अ बिगिनर आप ये सीख सकते हो। अगर कोई फ्रंट एंड इंजीनियर तो मैं रिकमेंड करूँगा S3 तो उसे आना ही चाहिए, ठीक है। EC2 भी अगर वो चाहता है होस्टिंग वगैरह का काम करना, फिर लैम्डा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, लैम्डा में भी वो जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसे आनी चाहिए। अगर बैकएंड इंजीनियर कोई है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उसे ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आनी ही चाहिए, ठीक है। उसका तो खुद स्टोरेज का देखभाल करना, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस, सारी चीज़ें उसके जिम्मे ही आता है। तो प्रॉपर तो नहीं, डेवऑप्स इंजीनियर का पूरा ये काम है, बट हाँ आना चाहिए। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो AWS का आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। तो ये सर्विसेज तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप एक AWS प्रोफेशनल हायर होना चाहते हो, ठीक है। AWS प्रोफेशनल कहने का मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपको पता है। लेकिन अगर आप एक AWS प्रोफेशनल हायर होना चाहते हो तो भी आपको एक अच्छा खासा पे मिलता है। मैं चने के झाड़ पे आपको नहीं चढ़ाऊंगा कि आपका डायरेक्ट 24 लाख का पैकेज लग जाएगा, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 लाख का पैकेज पे आप काम कर सकते हो। 7 से 8 लाख के पैकेज पे अगर आप बहुत ही तगड़े लेवल पे आपने AWS सीख रखा है, बहुत ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट इफेक्टिव काम कर पा रहे हो, स्केल कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका 14 to 15 एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका ग्रोथ मिलता ही जाएगा। क्योंकि क्लाउड अभी आज के डेट में ये रुकने वाला तो है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन AI ही क्यों ना आ जाए, AWS AI से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। एग्जैक्टली मशीन लर्निंग से सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराता है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड सर्विसेज। तो सारी की सारी चीज़ें AWS आपको प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो एंड क्लाउड से रिलेटेड काम करना चाह रहे हो, AWS पे आना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब अगर आप पर्सनली ईगो पे ले लोगे तो आप बोलोगे कि नहीं मैं तो Azure यूज़ कर लूँगा, मैं क्यों आऊँगा AWS पे, उसमें भी अच्छा खासा मुझे पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है, जैसे और भी सर्विसेज आती रहेंगी ऑब्वियसली। AWS बहुत पुराना है एंड फर्स्ट सर्विस है, ये पहला ऐसा था जिसने कि ये क्लाउड का पूरा आइडिया यहाँ पे लेके आया एंड पूरा का पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग से ये चल रहा है बेसिकली। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रोबस्ट है, रोबस्ट बेसिकली ये कभी भी फटेगा नहीं, ठीक है। और कुछ हो जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी ये लेता है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस पे पूरा का पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब अगर AWS की डिफरेंट सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारी सर्विसेज होती है, मैंने आपको बताया 200+ सर्विसेज होती है, सारी आपको नहीं सीखनी है। तो मैंने कुछ कैटेगराइज कर दिया है कि इन चीज़ों के लिए आप ये सर्विस का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके लिए कौन सा सर्विस यूज़ करना है, क्या बेटर रहेगा। एंड मैं ऑब्वियसली एक एक करके सारी की सारी सर्विसेज लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी फुल स्टैक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी सर्विसेज तो मुझे यूज़ करनी है, इसलिए वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। प्रोजेक्ट में मुझे यूज़ करनी है, दैट मीन्स यूट्यूब पे जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट, उसमें मैं डेफिनेटली यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके लिए आपको सर्विस आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये सारी की सारी सर्विसेज ही लेके आऊँगा। लाइक मैंने S3 पे पूरा का पूरा बता दिया आपको, इसके बाद IAM पे मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, फिर उसके बाद EC2 आएगा, हमारा लैम्डा आएगा। तो ये सारी की सारी सर्विसेज हम लोग प्रॉपर एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर पाए। एंड अगर आप चाहते हो कि इसी को मैं कंटिन्यू रखूँ पूरा का पूरा AWS में और भी सर्विसेज मैं आपको बता दूँ, अच्छा लगता है आपको यहाँ पे, मतलब आप बेसिकली सीख पा रहे हो डेफिनेटली, तो आप कमेंट करके बताना कि किसके बाद क्या क्या सर्विसेज आपको चाहिए, किसकी नीड है आपको, तो वो मैं आपके लिए डेफिनेटली बता दूंगा। एंड बिल्कुल डेप्थ से बिल्कुल एडवांस तक, ऐसा नहीं है थोड़ा सा बता के मैंने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी बताऊंगा तो बिल्कुल प्रॉपर एडवांस तक, ठीक है। तो अगर कंप्यूट सर्विस की एक बात करें तो कंप्यूट सर्विस तो ऑब्वियसली AWS में कंप्यूट सर्विस ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंप्यूट सर्विस, स्टोरेज, डेटाबेस, एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं, सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। तो कंप्यूट में बेसिकली आपका क्या आ जाता है, अगर मैं कंप्यूट की बात करूँ ना, कंप्यूट और यहाँ पे अगर कंटेनर्स देखो तो दोनों लगभग आप देखोगे कि दोनों को यूज़ करते हो, ठीक है। अगर कंप्यूट की बात करूँ तो कंप्यूट में कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है। कंप्यूटर आपका क्या है, कंप्यूट के लिए आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा बना हुआ है जो कि कंप्यूट कर सकता है, बेसिकली आपका स्टोरेज पे काम कर सकता है, डेटा पे काम कर सकता है, कुछ कंप्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम वर्चुअल कंप्यूटर्स बनाते हैं EC2 के थ्रू। यहाँ पे जो सबसे पहला सर्विस दिख रहा है आपका EC2, यहाँ पे हम लोग वर्चुअल कंप्यूटर्स क्रिएट करते हैं। वर्चुअल कंप्यूटर मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, आप बोलोगे मॉनिटर होता है, कीबोर्ड माउस होता है, नहीं उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके स्टोरेज की। आपके कंप्यूटर में आपका क्या होता है, स्टोरेज आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। वो कीबोर्ड माउस तो आपका डिवाइस हो गया जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, बस बेसिकली आप अंदर यूज़ क्या कर रहे होते हो, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यूज़ क्या कर रहे होते हो, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है।
रोम बेसिकली यहाँ पे आपका SSD हो गया, SDD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये यूज़ कर रहे होते हो आप डेफिनेटली। फिर उसके बाद अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूँ तो आप यहाँ पे रैम यूज़ कर रहे होते हो, कुछ 8 GB 4 GB जो भी आपको यूज़ करना है। एंड फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेसर यूज़ कर रहे होते हैं जिससे कि आपका कंप्यूटिंग स्पीड डिपेंड करता है जिस पे कि अगर आप iCore 5 यूज़ करो बेसिकली आपके अगर प्रोसेसर्स कम हैं, अब पूरा का पूरा यहाँ पे मैं डेप्थ में नहीं घुस जाऊंगा कि जनरेशन वगैरह में डिस्कस करने लगूँ, कुछ इस तरीके से समझो। अगर आपके प्रोसेसर कम है तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटेशन स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा, प्रोसेसर ज़्यादा है तो आपका कंप्यूटेशन स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका कंप्यूटर यहाँ पे बना हुआ होता है। इसी सेम कंप्यूटर को आप वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो, क्लाउड पे क्रिएट कर सकते हो, जिस पे आप चाहे तो डेटा स्टोर कर लो या जो भी आपको काम करना है वो काम आप कर सकते हो। तो वो हम कैसे करते हैं, EC2 के हेल्प से। तो EC2 बेसिकली आपका यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोवाइड कराता है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, यानी ये मच्छर कहाँ से आ गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। तो EC2 क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस हो गया। इसको हम लोग IaaS भी बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। फिर उसी के बाद यहाँ पे आपका लैम्डा आ गया। लैम्डा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं EC2 के बात करूँ तो लैम्डा बेसिकली नहीं बात करना चाहिए। EC2 के बाद आप यहाँ पे देख लो ECS, फिर उसके बाद EKS देख लो, फारगेट देख लो। बेसिकली यहाँ पे कंटेनर्स का रोल हो जाता है। कंटेनर्स नाम सुन के आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत कर रखा है तो डॉकर का आपको थोड़ा सा चमका होगा कि अरे हाँ डॉकर क्या यहाँ पे कंटेनर्स बना सकते हैं, कंटेनर्स बना के उसको हमको जब रन कराना होगा करा सकते हैं। हाँ, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली अगर आपको कंटेनर से रिलेटेड काम करने हैं, EC2 काफ़ी ओल्ड हो गया है एंड इससे शिफ्ट भी किया जा रहा है। बहुत लोग अब यहाँ पे ECS यूज़ कर रहे हैं एंड लैम्डा यूज़ कर रहे हैं ताकि कॉस्ट बचे, क्योंकि EC2 में ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है कहीं भी तो कॉस्ट आपका डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। हाउएवर ये क्लाउड है लेकिन फिर भी कॉस्ट तो जाएगा ही ना। रेंट तो आपसे वो लेगा ही, जो आपको रिसोर्सेज दे रहा है उसके रिसोर्सेज के पैसे तो लेगा ही ना वो आपसे। तो EC2 में कॉस्ट आपका ज़्यादा जाता है। फिर उसके बाद आप ECS में आ सकते हो, कंटेनर्स वगैरह बना के काम कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा कम कॉस्ट आता है। एंड अगर लैम्डा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट इसमें आता है। ये एक सर्वरलेस आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट देता है, सर्वरलेस इन्वायरमेंट देता है। इसमें भी डिटेल में मैं बात करूँगा, बहुत ज़्यादा ये यूज़ आता है ऑब्वियसली। ये इसका बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ ना तो ये आपका तभी कॉस्ट इंक्लूड कर रहा होता है जब आपका ट्रिगर होगा कुछ। जैसे आपने एक फंक्शन ट्रिगर किया, आपको यहाँ पे कुछ डेटा मंगाना है, तो डेटा मंगाने के लिए हमने कुछ फ्रंट एंड में कुछ कोड लिख रखा है, डेटा ट्रिगर हुआ वहाँ से, ठीक है, API ट्रिगर हुआ। तो API ट्रिगर हुआ तो उसको हम लोग यहाँ पे लैम्डा में फंक्शंस बोल सकते हैं। फंक्शन ट्रिगर हुआ तो जब भी ट्रिगर होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट लगता है। बाकी ये स्लीप मोड में होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। स्लीप मोड में होता है, जैसे ही ट्रिगर होता है तो ये एक्टिव होता है एंड आपको डेटा वगैरह से रिलेटेड काम करके आपको दे रहा होता है, ठीक है। एंड कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब में है, तो सबका अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि EC2 हम यूज़ नहीं करेंगे, लैम्डा यूज़ करेंगे, लैम्डा यूज़ करेंगे, EC2 यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। EC2 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लैम्डा भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कहाँ पे क्या यूज़ केस है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको आइडिया लगता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा ये सर्वरलेस क्या है, लैम्डा है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इलास्टिक बीनस्टॉक जैसे EC2 यहाँ पे काम कर रहा था, ये आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ रहा था, इलास्टिक बीनस्टॉक में आपको नहीं बनाना पड़ता है, आपको बना बनाया मिल जाता है। बेसिकली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, लोड बैलेंसिंग हो गया, प्रोविजनिंग हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करके ये दे देता है, आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हमारी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। अगर स्टोरेज में बात करें तो स्टोरेज में एंड डेटाबेस में क्या अंतर है बेसिकली बता सकते हो क्या आप लोग? स्टोरेज में बेसिकली कोई यहाँ पे मैनर नहीं है स्टोर करने का। स्टोरेज आप समझ सकते हो कि आपके पास एक रोम है, बेसिकली SSD है या SDD है, उसमें आप फाइल्स डाले जा रहे हो। कोई मैनर नहीं है कि किस बेसिस पे स्टोर कर रहे हैं या रिट्रीव कैसे करेंगे, कोई उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर नहीं है। फाइल्स डाल रहे हो, फाइल्स आपको एक्सेस करना है, फाइल्स एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। डेटाबेस में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा SQL, PostgreSQL, ठीक है, फिर MongoDB आपने ऑब्वियसली देखा ही है। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक मैनर होता है डेटा को रखने का, ताकि हम उसमें डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर पाएँ, है ना। बेसिकली डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को किस वे में हम एक्सेस कर रहे हैं, किस वे में यूज़र को दिखा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करो या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात करो तो वो सारा चीज़ हमारा इसमें आता है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना कि अरे मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इतना लेवल ख़राब है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो स्टोरेज में बेसिकली कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होता है, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर मिल जाता है आपको स्टोर करने का। तो स्टोरेज के लिए आप यहाँ पे S3 यूज़ कर सकते हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर डेटाबेस की बात करो, डेटाबेस में आपका एक ऑरोरा सर्विस मिल जाता है, DynamoDB मिल जाता है, यहाँ पे आपका RDS मिल जाता है, इलास्टिक केज मिल जाता है। थोड़ा सा कचरा हो गया ना, मैं इसे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दूँ आप यहाँ पे तो आपको दिख पाएगा। यहाँ पे ROS लिख दिया मैंने, RDS लिखना था ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा
मे बी मिस्टेक हो गया या डी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे करके देखूँ क्या? बेसिकली छोड़ो, यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। RDS होगा यहाँ पे, बेसिकली RDS रिलेशनल डेटाबेस। इलास्टिक केस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे सर्विसेज आप यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी से रिलेटेड काम करना है, यहाँ पे VPC आप यूज़ कर सकते हो, क्लाउड फ्रंट यूज़ कर सकते हो, राउट 53 DNS सर्विस से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, डोमेन नेम सर्वर बेसिकली थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा। फिर इलास्टिक लोड बैलेंसिंग अगर इससे रिलेटेड आपको काम करना है, API गेटवे से रिलेटेड काम करना है, API से रिलेटेड आपको बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी है तो आप API गेटवे का हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद एनालिटिक्स से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, लार्ज अमाउंट में डेटा से मतलब बेसिकली एक एनालिटिक्स क्रिएट करके आपको काम करना है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, Kinesis, Redshift, AWS Glue। फिर मशीन लर्निंग में आप लोग SageMaker का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज मैंने आपके लिए इसलिए लिख रखी है क्योंकि ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि यूज़ होती है एंड आप भी मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ। एंड काफ़ी सारी सर्विसेज तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं या करने वाले हैं। अभी बेसिकली रिकॉर्ड कर लिया है मैंने प्रोजेक्ट एंड आ भी जाएगा डेफिनेटली। तो सिक्योरिटी में आप IAM KMS, IAM के अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं आपको। आपने एक अकाउंट बनाया है अगर तो डेफिनेटली आप, क्योंकि एक डेवलपर हो तो आप अकेले तो सारा काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक टीम में वर्क होता है तो यहाँ पे आप रोल डिवाइड कर सकते हो। आपने अगर अकाउंट बनाया तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर रोल तो फिक्स हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, IAM यूज़र्स। तो आप उसको एक्सेस भी दे सकते हो कि पहले यूज़र को मैंने S3 का एक्सेस दे दिया, दूसरे यूज़र को मैंने लैम्डा का एक्सेस दे दिया, वो लैम्डा पे काम करेगा, लैम्डा का एक्सेस दे दिया मैंने, तीसरे यूज़र EC2 पे काम करेगा, EC2 का एक्सेस दे दिया मैंने। तो EC2 वाला यूज़र जो है आपका S3 पे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, S3 का यूज़र EC2 पे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे IAM का होता है। सिमिलरली KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, कुछ डेटा आपका हो सकता है ना कि सारे का सारा डेटा आपका, ऐसा नहीं कि आप डेवलपर को भी शो कर दो, कुछ आपको इनक्रिप्ट भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई आपका जैसे पासवर्ड वगैरह हो गया वो सब आप नहीं दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे आप KMS वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। फिर कंटेनर्स में आपको मैंने बताया ही, डॉकर का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो आप रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज ये आपको अभी अगर मैं बताने जाऊँ तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। फिर मॉनिटरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सारा का सारा काम कर लिया मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। मॉनिटरिंग करना है आपको पूरा का पूरा ताकि आप प्रॉपर वे में सारी की सारी चीज़ें जो मैंने 3 फैक्टर बताए, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब यहाँ पे आप मेंटेन कर पाओ। तो ये हमारा मॉनिटरिंग में आता है एंड इसके लिए आपको क्लाउड वॉच मिल जाता है। सो आप ये सर्विस का यूज़ करके आप पूरा का पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हो। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको प्रॉपर AWS का आइडिया लग गया होगा। एंड कुछ सर्विसेज अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बस डेफिनेटली आपको ये बताया कि AWS क्या है, क्या आपको सीखना भी चाहिए तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हो सीखना ही चाहिए आपको। एंड बताने का मेन मकसद ये था कि आपका इंटरेस्ट जाग जाए इसमें, क्लाउड में। आपको ऐसा ना लगे कि आप अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट आपने कर लिया बस आपका काम खत्म हो गया। नहीं, अगर आप कंपनी में जा रहे हो आपसे पूछा ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो पूछेंगे आपने ये डेटा कहाँ स्टोर करा रखा है, आप क्या बोलोगे? क्लाउडनरी पे। क्लाउडनरी पे हमने काम कर रखा है। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लाउडनरी मैंने भी बहुत यूज़ किया है तो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कि क्लाउडनरी आप यूज़ कर रहे हो तो ख़राब है, ये AWS यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप AWS यूज़ करते हो, आपको सर्विसेज आती है, आप इंटरव्यूअर से बहुत ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट कर पाओगे एंड पर्सनल बॉन्ड आपका एक बढ़िया बन जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पैकेज भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज। तो आप मुझे बताना आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। S3 तो मैंने प्रॉपर्ली बता ही दिया है। इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं IAM लेके आऊँ, फिर लैम्डा, फिर EC2, कुछ इस तरीके से हम लोग चलेंगे, या EC2 के बाद लैम्डा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से चलेंगे। जो जो यूज़ के साथ आ जाएगा मैं वो सारे बताता जाऊँगा। आपको क्या यूज़ पड़ रहा है अभी आप वो कमेंट करके बता दो, मैं उस पर ले आऊँगा। ठीक है।